ये जो आपके सामने दिख रहा होगा कि आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं, जो शेड्यूल्स हैं और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उसकी एक लिस्ट हम देखने वाले हैं। किस किस पार्ट्स में कौन कौन सी लिस्ट आपकी दी हुई। एग्जाम में पूछ लेता है कि ये आर्टिकल में क्या दिया है या इस शेड्यूल में कौन सी चीज दी हुई है, ये निम्नलिखित चीजें किस पार्ट्स में हैं। तो ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि हमें पता है कि जब हमारा संविधान आजाद हुआ था, जब हमारा देश जब आजाद हुआ, तो संविधान जब हमारा बना एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो टोटल कितने थे इनिशियल स्टेज में 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे आपके। और फिर आपके पार्ट्स कितने थे, टोटल 22 पार्ट्स थे। ठीक है ना, जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ स्टार्टिंग में। बस वही, जैसे कि मैंने आपसे बोला, चीजें बदलती गई, धीरे धीरे सारी चीजें ऐड होती गई। तो आज के समय में मोर देन 48 आर्टिकल्स आपके हैं, नॉट 44, मोर देन 48 आर्टिकल्स, जिसमें से आपके 12 शेड्यूल से भी बढ़ गए हैं, पार्ट्स भी आपके 22 से बढ़ के 25 हो गए हैं। तो इस समय प्रोजेक्ट में आपके 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल, 448 आर्टिकल्स, ये आपके नंबर ऑफ 104 अमेंडमेंट्स। तो ये सारी चीजें बढ़ के अब एक नई स्थिति में हमारा संविधान आ गया है। तो क्या क्या लिस्ट में सारी चीजें हैं, वो एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये हमारी लिस्ट है जो हम देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपके कितने पार्ट्स हैं। पार्ट्स हमने देख ही लिया, टोटल 25 पार्ट्स आपके, कितने शेड्यूल, कितने लिस्ट। तो एक एक करके सारी चीजों को देखने वाले हैं, ताकि हमारे एग्जाम में आए तो हम उनको अच्छे तरीके से कर सकें। तो जैसा कि ये आपका लिस्ट है, लिस्ट में आपको एक पार्ट, कौन कौन से पार्ट दिखे रहेंगे, फिर उसके बाद आपका रहेगा, सॉरी, फिर उसके बाद आपके रहेंगे सब्जेक्ट मैटर्स, किस कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट दिए गए हुए हैं, फिर उसके बाद आपके आर्टिकल्स। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है संविधान का, उसमें कौन सी बातें दी गई हुई हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो हमारा पूरा यूनियन होगा और उसके जो टेरिटरी होंगे, यानी कितने स्टेट होंगे, हमारा देश यूनियन, ठीक है ना, हमारा देश यूनियन, फिर उसकी टेरिटरी, हाउ मेनी टेरिटरीज आर एग्जिस्ट, ठीक है ना, कितने स्टेट। तो इनके बारे में सारी बातें दी गई हुई हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि कितने आर्टिकल्स के बीच है, तो 1 से 4 आर्टिकल्स बीच में, आर्टिकल 1 2 3 कितने दिए गए, डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, नॉन डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, कैसे क्या, एक एक करके 4 आर्टिकल्स हैं इसमें। और इसमें किसकी चर्चा की गई है, आपके यूनियन की और उसके टेरिटरी की। भारत एक राज्य होगा, भारत एक पूर्ण राज्य होगा, जिसके छोटे छोटे राज्य होंगे, उसी को यूनियन ऑफ स्टेट मिला के बनेगा। ठीक है ना, चलिए फिर दूसरा पार्ट जो हमारे संविधान का है, वो उसमें क्या निहित है, सिटीजनशिप के बारे में दी गई है, जो कि आर्टिकल 5 और 11 के बीच सारी चीजों को वर्णित करता है, सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। सिटीजनशिप के आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ये चीज याद रखना है। एग्जाम में पूछ लेता है सिटीजनशिप के अंतर्गत कौन से आर्टिकल्स दिए हुए, 5 टू 11, 6 टू 35, ये सारी चीज तो याद रखिएगा। 5 टू 11 के बीच सिटीजनशिप की बातें दी गई है, ठीक है ना। फिर पार्ट थर्ड, अक्सर हर एग्जाम का पेट क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में आपको पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स संविधान के किस पार्ट में निहित है या इंसर्ट किया गया है, किस पार्ट के थ्रू। तो आपको ध्यान रखना है, पार्ट 3 में आपकी कौन सी बातें सारी दी गई हैं, फंडामेंटल राइट की। ये भी पूछ लेता आपका, आर्टिकल कहां से कहां तक, 12 से लेके 35 तक है, ये चीजें आप जानिएगा। ठीक है ना, 12 से लेके 35 तक आपकी दी गई हुई है फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट किस में है, पार्ट 3 में। कभी मत भूलिएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में आता है। कौन कौन से आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये देखिएगा आर्टिकल 12 से 35 के बीच में किस आर्टिकल में कौन सा राइट आता है। ये जब हम फंडामेंटल राइट वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, राइट टू इक्वलिटी कितने कितने के बीच है, राइट टू फ्रीडम कितने कैसे क्या है। ये जब फंडामेंटल वाले चैप्टर्स में हम अच्छे तरीके से करेंगे। अभी तो हम एक लिस्ट के थ्रू सारी चीजें जान जा रहे हैं, ताकि एक माइंड मैप आपका बन जाए अकॉर्डिंग टू देयर आपके सिलेबस। ठीक है ना, चलिए पार्ट 4 की बात आती है। पार्ट 3 हमने देख लिया, फंडामेंटल राइट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट।
फिर उसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जैसा कि मैंने डीपीएसपी के बारे में चर्चा किया था। तो इसमें सारी चीजें आती है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 36 से 51, 36 टू 51 में आपकी किन चीज दी गई है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फिर फंडामेंटल राइट पार्ट 3। ठीक, याद रखिएगा। पार्ट 4 में तो डीपीएसपी हो गई, और पार्ट 4 ए क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। एक ही में दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। पार्ट 4 में, अकेले पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी है, और 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज है। कौन कहां से लिया गया, कैसे क्या, वो भी हमने देख लिया। फंडामेंटल राइट देखो, हमने बताया था कि आपका कहां से लिया गया था। ये सभी चीजें लिंक करते, कुछ भी पढ़ते रहिए तो कुछ भी, किसी भी चैप्टर में रहिए तो उसको याद करते रहिए। फंडामेंटल राइट कहाँ से था, यूएस से था, डीपीएसपी आयरलैंड, फंडामेंटल ड्यूटी रशिया। तो ये सभी चीजें याद रखते, ये सभी चीजें अगर साथ साथ पढ़ते रहेंगे ना, तो आपका रिवीजन भी बना रहेगा और आपकी भूलने की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। चलिए, ये तो हम लोग लिस्ट में देख लिए, इसके साथ एक बार रिवाइज हो गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 4th में, और आर्टिकल 51A, ये भी क्वेश्चन का आपके पार्ट, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में है, 51A, किस पार्ट से लिया गया है, 4th ए। ये कई बार रिवाइज करने से, पढ़ने से सारी चीजें याद होंगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। पार्ट 4 के बाद, 4th ए के बाद आपका आता पार्ट 5। सिंपल पूछ लेता है कि यूनियन गवर्नमेंट किस पार्ट में दिया गया है, तो आप बोलोगे पार्ट 5 में। ठीक है ना, तो पार्ट 5 में, और आर्टिकल 52 से लेके 151 के बीच में सारी चीजें दी गई हैं यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। समझ में आया? तो यूनियन गवर्नमेंट उसको फिर चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना, डिफरेंट चैप्टर्स या सब पार्ट्स कह सकते हैं आप। तो चैप्टर 1 में पूरी तरीके से यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स के बारे में दी गई, जैसे आपके प्रेसिडेंट हो गए, आपके प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, स्पीकर हो गए, ये लोग जो हो गए आपके, इनकी पूरी चर्चा हुई है 52 से लेके 78 आर्टिकल्स के बीच में। इनके बारे में सारी चीजें दी गई है, किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या होगा, किस आर्टिकल के अंतर्गत शपथ लेंगे, किस आर्टिकल के अंतर्गत उनका कैबिनेट बनेगा, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये होगा। ये सारी चीजें आपकी दी गई हुई है चैप्टर 1 में। फिर चैप्टर 2 में आपके पार्लियामेंट के बारे में सारे, यानी संसद कैसे, क्या है, क्या क्या सारी चीजें आपकी 79 से लेके 122 के बीच में चैप्टर 2 है, जो कि पार्लियामेंट के बारे में बयां करती है। फिर आपका चैप्टर 3 आ जाता है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कौन कौन सी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, कैसे यूज करेगा एट द टाइम ऑफ द बिल हो गया, एक्ट हो गया, पास हो गया, कैसे फंक्शन करेगा, ये सब आर्टिकल 123 में है। तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वेस्टेड इन विच आर्टिकल, तो आप बताओगे 123 में, 123 में। ठीक है ना, चलिए चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 में कौन कौन सी चीजें दी गई हुई हैं, द यूनियन जुडिशरी, यानी जो हमारी यूनियन जुडिशरी है उसके बारे में सारी चीजें दी गई हैं, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी जानकारी है, किस आर्टिकल के अंतर्गत उसकी पावर्स हैं, आपकी जितनी तरीके से फंक्शंस हैं, सारी चीजें, उस वीटो पावर वगैरह सारी बातें इसमें आपकी दी गई हैं। चैप्टर 5 ऑफ द पार्ट 5th, ठीक, चैप्टर 4 ऑफ द पार्ट 5th वेस्टेड इन दिस आर्टिकल। ओके, यूनियन जुडिशरी। फिर उसके बाद आता चैप्टर 5th, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके बारे में सीएजी जिसको हम बोलते हैं, इनके बारे में दी गई है आर्टिकल 148 से लेके 151, 148 टू 151 आर्टिकल में किसके बारे में दिया गया, सीएजी। पूछ लेता है कि सीएजी का अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत दिए होता है, तो आर्टिकल 148। ठीक है ना, तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठाएंगे सीएजी के बारे में, इंडियन जुडिशरी के बारे में, यूनियन गवर्नमेंट किस आर्टिकल में है, तो ये सब आपके एग्जाम में घुमा फिरा के हमेशा आते रहते हैं। तो आर्टिकल 148 किसके है, सीएजी का है। ठीक, तो ये हमारी हो गई पार्ट 5 तक की। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने अगले पार्ट में, जो है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या दिया हो गया, उसमें जैसे पार्ट 5 था यूनियन गवर्नमेंट, अब इसमें आ गए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो पार्ट 6 में हमारी क्या चीजें दी गई हुई हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जो कि किस आर्टिकल से और किस आर्टिकल तक है, 152 से लेके 237 के बीच में दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो जिसमें आपका जनरल चीजें दी गई हुई है स्टेट गवर्नमेंट की, आर्टिकल 152। फिर उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव थी,
तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव 153 से लेके 167 या 153 टू 167, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसमें भी जैसे उसमें भी चैप्टर्स में डिवाइड थी सारी चीजें, आप देख रहे होंगे। इसमें भी चैप्टर 3 आ गया। चैप्टर 2 में एग्जीक्यूटिव है, तो चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर 168 टू 212 तक की इसकी बातें दी गई हुई है। स्टेट लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा, विधान परिषद, विधानसभा, ये सब सारी चीजें जो होती हैं उनके बारे में। चैप्टर 4 में लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, गवर्नर जैसे उसमें आपके चैप्टर 5 में था लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसी के समकक्ष आपके स्टेट में होते हैं गवर्नर, तो उनकी क्या लेजिस्लेटिव पावर होती है, वो सारी चीजें दी गई हुई हैं आर्टिकल 213 में, ठीक है ना। तो ये चीजें भी देख लीजिए, लेजिस्लेटिव पावर्स वेस्टेड इन ऑफ द गवर्नर वेस्टेड इन विच आर्टिकल, तो आप एग्जाम में तुरंत बताओगे 213 आर्टिकल में। फिर चैप्टर 5 में किसके बारे में दी गई है, हाई कोर्ट्स के बारे में, ठीक है। 214 से लेकर 232 आर्टिकल के बीच में सारी बातें होती है हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है ना। फिर उसके बाद हाई कोर्ट से छोटी कोर्ट आती है आपकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होती हैं, इनको किस आर्टिकल में रखा गया, 233 के भी 237 आर्टिकल में जो सारी चीजें हैं वो आपकी इसमें आती हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। आगे बढ़े, ये सब सारी चीज हो गई। कई बार, एक बार, दो बार, 3 बार रिवाइज करें तभी सारी चीजें याद होंगी। खुद ही देखिए सारी चीजें फैक्ट में है, तो इतनी आसानी से याद होने वाला नहीं है, तो इनको हमें रिवाइज बार बार करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका पार्ट 8। पार्ट 8 में सारी चीजें दी गई हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो अब तक के यूनियन के बारे में थी सारी चीजें, जो यूनियन के अधीन टेरिटरीज होती हैं उनकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 239 से लेके 242 में। जैसे हमारे टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हाउ मेनी स्टेट्स, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में कैसे कैसे, जब हमारा दिल्ली हुआ, पुडुचेरी हुआ, ये सब जितने आपके यूनियन स्टेट्स हैं, तो उनके बारे में सारे कैसे प्रोविजन, कैसे उनके कानून चलेंगे, कैसे क्या होगा, तो किस आर्टिकल में सारी चीजें हैं, 239 से लेके 242 के बीच। बात समझ में आई, वेरी गुड। फिर उसके बाद आ जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने का जो सबसे ज्यादा घुमा फिरा के हर एग्जाम में आएगा आपका पंचायत से रिलेटेड और म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड। ये अक्सर पूछा किस पार्ट में है, तो ध्यान में रखिएगा पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत की सारी बातें दी गई हैं, जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। इसको किस आर्टिकल में रखा गया है, 243 से लेके 243 ओ के बीच में है आपका पंचायत गवर्नमेंट, ठीक है ना। फिर वही पार्ट, जैसे 9 हो गया पंचायत, तो पार्ट 9 ए में क्या रखा गया है, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है ना, जो आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं इसको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें ग्राम सभा वगैरह सारी चीजें होती हैं। तो म्युनिसिपैलिटीज में कौन सी गवर्नमेंट, जो आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हुई, जो आपके शहरों में आप देखते होंगे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव वगैरह होता है, ठीक है। लोकल, अर्बन लोकल गवर्नमेंट इनको कहती हैं, जिसमें पार्षद वगैरह चुने जाते हैं। तो इनको किसके बीच रखा गया है, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक रखा गया है। म्युनिसिपैलिटी किस पार्ट में है, 9th ए। 9th बी में क्या रखा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं उनको रखा गया है 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी के बीच में, ठीक है ना। ये आर्टिकल्स हैं आपके, और ये आपका कौन सा टॉपिक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है ना। पार्ट 10 की देख लेते हैं। पार्ट 10 में क्या है, शेड्यूल्स एंड ट्राइब्स एरिया। जो शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरिया हैं उनके बारे में सारी जानकारी दी गई है, आर्टिकल 244 से लेके 244 ए तक, ठीक है ना। पार्ट 10 में सारी बातें दी गई हैं। पार्ट 11 में क्या है, पार्ट 11 में क्या दिया गया है, एग्जाम में अक्सर आता है। पार्ट 9 में देखिए आपका पंचायत वगैरह था, कंफ्यूज मत होइएगा। पार्ट 11 में आपका है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यानी यूनियन और स्टेट के बीच संबंध क्या होगा, कौन कौन से तरीके से दोनों एक दूसरे को सारी चीजों का आदान प्रदान करेंगे, कितना परसेंट आप शेयर होगा, कितना परसेंट आप रिसिप्ट पेमेंट का शेयर होगा, ये सब सारी चीजें आपकी दी गई हुई आर्टिकल 245 से लेके 263 के बीच, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। फिर इसमें भी चैप्टर वाइज सारी चीजें दी गई हुई है। लेजिस्लेटिव रिलेशन आर्टिकल 245 टू 255 के बीच में सारी बातें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसे होगा एक सेंटर के बीच और स्टेट के बीच,
तो ये 256 से 263 के बीच, लेजिस्लेटिव रिलेशन 245 से 255 के बीच। तो ये सब बातें आपकी दी गई हैं इसके अंतर्गत पार्ट 11 के अंतर्गत। पार्ट 12 की बारी आ गई, तो इसमें क्या हुई, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, सीट्स, ये सब जो सारी चीजें होती है ना, इनसे रिलेटेड सारी चीजें पार्ट 12 के आर्टिकल 264 से लेके 300A के बीच में दी गई है, ठीक है ना। चैप्टर 1 इसमें दिया गया फाइनेंस से रिलेटेड 264 से 291 के बीच। फिर बोरोइंग्स वगैरह जो हो गई उसको 292 से लेकर 243। फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सूट्स वगैरह ये सब जो होते हैं इनको इस लिस्ट में रखा गया है 294 से लेके 294 से लेके कहाँ तक, 300 आर्टिकल में। फिर चैप्टर 5 में क्या रख दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। जैसे हमने आपसे चर्चा किया था, राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक समय क्या हुआ करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जिसके तहत आप सीधा कहाँ पहुंच गए थे, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिर बाद में फंडामेंटल राइट हटा दिया गया, कहा गया भैया नहीं, समय के साथ सारी चीजें बदल रही हैं, तो अमेंडमेंट को हटा दिया गया, अमेंडमेंट करके हटा दिया गया। तो जो पहले ये बेचारा फंडामेंटल राइट में बैठा दिया गया था उसको एक स्थान दे दिया गया पार्ट 4 12th में। जाओ भैया तुम किसके नाम से रहोगे, आर्टिकल 300A के नाम से रहोगे। राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट कर दिया गया, एक आर्टिकल के अंतर्गत उसको रख दिया गया, ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, तो और अच्छे तरीके से देखेंगे। बस हमें याद रखना, फिर अगर पूछे एग्जाम राइट टू प्रॉपर्टी किसके अंतर्गत है, 300A के अंतर्गत है, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका अगला पार्ट जो है आपका 13वां पार्ट, 13th पार्ट। इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। देश के अंदर सारी चीजें कैसे आपको ट्रेड, कॉमर्स वगैरह सब करना है, ये किस चीज के आर्टिकल में सारे प्रावधान दिए गए हुए हैं, आर्टिकल 301 से लेके 307 के बीच में। दी चीजें क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला पार्ट देखते हैं जो हमारा आ रहा है 14th, या जिसको बोलेंगे 14वें पार्ट में क्या कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है ना। कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, स्टेट सर्विसेज हो गई, इस तरीके की जो आपके सर्विसेज का अलॉटमेंट कैसे होगा, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, ये सब सारी चीजें हमारी कहाँ पे दी गई हैं, 308 से लेके 323 के बीच में, ठीक है ना। फिर उस सर्विसेज को दो पार्ट में, दो चैप्टर में बांटा गया है। तो पहले चैप्टर में सारी सर्विसेज होंगी जो 308 से लेकर 314 के बीच में है। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन को चैप्टर 2 में रखा गया जो 315 से लेकर 323 में होगी, जिसमें आपके यूपीएससी वगैरह हो गया, तो ये आपके एग्जाम पूछा जाता है यूपीएससी किस आर्टिकल में है, 314, 15 सब, ये सब सारी चीजें आपकी इसमें दी गई है। किस आर्टिकल के अंतर्गत रिक्रूटमेंट होगा, किस आर्टिकल के अंतर्गत सैलरी, सारी चीजों का प्रावधान आर्टिकल वाइज बांट दिया गया, ठीक है ना। तो 315 से 323 के बीच में आपका क्या है पब्लिक सर्विस कमीशन से, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है 14th A में कौन सी चीजें दी गई हैं, ट्रिब्यूनल्स वगैरह के बारे में दिया गया हुआ 323A से लेके 323B तक, जो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन का ट्रिब्यूनल्स हो गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का ट्रिब्यूनल्स हो गया, तो इनको किस में रखा गया है, आर्टिकल 14A में, ठीक। इलेक्शन की बात आ गई, अब आगे किसमें इलेक्शन, अगर पूछ लेता है कि इलेक्शन इज वेस्टेड इन विच पार्ट, तो आर्टिकल 15 पार्ट 15। उसके बाद आर्टिकल्स वगैरह आपसे पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में रखा गया, 324 से लेकर 329A के बीच, ठीक है ना। इलेक्शन कैसे होगा, किस के अंतर्गत वो होगा, आपका क्या कहते हैं, पार्टी का सिंबल होगा, पार्टी का अलॉटमेंट होगा, तो ये सब सारी चीजें 324 से 329 में अलग अलग प्रावधान में दी गई है। चैप्टर नंबर 15 आर्टिकल 324 से लेके 329, ठीक है ना। बार बार पढ़ने सारी चीजें याद होगी। अब आप तो कह रहे होगे सर मैं लेट हो रहा है, ये हो रहा, हाँ होगी, पहली बार पढ़ोगे तो होगी, लेकिन बार बार वो सब चीज देखोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, लिंक करोगे,
तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है? 16वां पार्ट। 16वां पार्ट में क्या दिया हुआ है? स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। जो सर्टेन क्लासेस हैं हमारे संविधान में या हमारे देश में, तो उनके बारे में सारी चीज दी गई है 330 से लेके 342 के बीच में। ठीक है ना? जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में सारी चीजें इनके बारे में दी गई है। तो अगला आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वेरी गुड। फिर हमारे सामने है कौन सा है? 17वां या 17th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज। जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सी किस लैंग्वेज में हमारा ऑफिशियल काम होगा, इन सब के बारे में दिया गया है 343 से लेकर 351 के बीच में। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जितने आपके संविधान में 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेज हैं, तो उनके बारे में सारी बातें दी गई। इसको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जो कि चैप्टर 1 में है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी यूनियन की कौन सी लैंग्वेज होगी, ये सारी चीजें 343 से लेकर 344 के बीच में है। फिर रीजनल लैंग्वेज मतलब स्टेट हो गया, ये सब की लैंग्वेज क्या होगी, इसके बारे में दिया गया आर्टिकल 345 से लेकर 347 के बीच में। ठीक है ना? चैप्टर 3 में क्या दी गई है? लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड। ठीक है ना? यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में कौन सी लैंग्वेज में प्रोसीडिंग होगी, किस लैंग्वेज में भाग, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट में हो गया, इंग्लिश में भी सारे काम होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में रीजनल लैंग्वेज हिंदी में काम होते हैं। तो ये सब सारी चीजें आपकी दी गई हैं। स्पेशल डायरेक्टिव्स भी कुछ दिए गए हैं चैप्टर 4 में आपके, जो कि आर्टिकल 350 से लेके 351 के बीच। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला पार्ट आपका है क्या है? 18वां पार्ट, जिसमें इमरजेंसी प्रोविजन दी गई है। जैसे कि हमने चर्चा किया था कि इमरजेंसी प्रोविजन आपातकालीन की घोषणा होती है। एट द टाइम ऑफ इंटरनल वॉर हो गया, और आपका इंटरनल वॉर जैसे हो गया कोई बाहरी देश में इंटरनल वॉर, या आपस में हम लोग जैसे होता है दंगा फसाद हो जाता है अंदर में, या बाहरी एक्सटर्नल वॉर हो गया, कोई देश हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो ये सब समय आपका क्या होता है? इमरजेंसी लगा दी जाती है, आपातकाल की घोषणा हो जाती है। तो इसमें आपके देखो राइट्स वगैरह भी सस्पेंड कैसे हो जाते हैं, कौन कौन से राइट्स आपके सस्पेंड होंगे, कौन से बचे रहेंगे, इन सब की बातें आपकी 352 से लेकर 360। 352 के अंतर्गत क्या होता है, 360 के अंतर्गत क्या होता है? एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, एक इंटरनल इमरजेंसी होती है। तो इसके बारे में पूरी चर्चा हुई है आपके इमरजेंसी प्रोविजन में। ठीक है ना? जब इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ेंगे तो पूरा इमरजेंसी का पूरा कैसे प्रावधान होता है, कौन इश्यू करता है, इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है ना? फिर उसका 19 पार्ट में क्या है आपका? कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उनको किस टॉपिक में रखा गया है, किस आर्टिकल में 61 से लेकर 367 के बीच में आपके कुछ मिसलेनियस पार्ट्स। ठीक है ना? अगला हमारा पार्ट है पार्ट 20, जिसमें अमेंडमेंट के बारे में चर्चा किया गया है। जो आपसे बता रहा था कि कितना जरूरी है हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए अमेंडमेंट होना, तो वो किस पार्ट में रखा गया है? पार्ट 20 में। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 368 के अंतर्गत। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या किया हुआ है, तो क्या बताओगे? अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, किस आर्टिकल में है? तो 368 में। ठीक है, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। 21वां पार्ट हमारा क्या है? जिसमें 21वां पार्ट में दिया गया है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं पार्ट 21 में, जो कि आर्टिकल 369 से लेकर 392 के बीच में है। अगला हमारा है 22वां पार्ट, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपीट्स। ठीक है ना? इसमें आपके शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट क्या चीजें कोई बारे में दी गई हुई है आर्टिकल 22वें में, पार्ट 22वें में, जो कि आर्टिकल 393 से लेके 395 के बीच में सारी चीजें। ठीक है ना? इतनी बात आपके समझ में आ गई। ये सारी आपकी लिस्ट थी जो कि पार्ट आर्टिकल, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर हो गई। पीछे एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, PDF पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है। अब आएगा हमारा शेड्यूल, मेन शेड्यूल। जैसे मैंने के बताया शुरुआत में आपके कितने शेड्यूल्स थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, तो टोटल हमारे पास कितने थे?
8 शेड्यूल थे, अब बढ़ के कितने शेड्यूल हो गए हैं? 12 शेड्यूल हो गए हैं। तो इन्हीं 12 शेड्यूलों में कौन कौन सी चीजें दी गई हुई हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम में आ जाता है कि ये चीजें किस शेड्यूल में निहित है, वर्णित है या आपकी दी गई हुई है, या पहला दूसरा तीसरा शेड्यूल से, मतलब किसी भी तरीके से घुमा से क्वेश्चन बना देगा। तो हमें देखना होगा हर एक शेड्यूल में कौन कौन सी बातें दी गई हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, इसको भी समाप्त कर लेते हैं। एक एक करके सारी चीजों को करेंगे तो पूरा सिलेबस ही आराम से तैयार हो जाएगा, और जब तक नहीं शुरू करेंगे तो पड़ा रहेगा। तो पहला शेड्यूल जो हमारे संविधान का है उसमें क्या क्या चीजें दी गई हुई हैं। तो पहले शेड्यूल में हमारी दो चीजें हैं, नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, यानी हमारे देश का क्या नाम होगा और उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में किस शेड्यूल में है? फर्स्ट शेड्यूल। फिर नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरीज जो है आपकी, जैसे आपके यहाँ पे तो नेम ऑफ द स्टेट यानी 18 स्टेट्स के बारे में वर्णन दिया गया होगा, और नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज जो आपके 8 यूटीज हैं उसके बारे में सारी चीजें दी गई होंगी, ठीक है ना। तो ये आपके किस चीज में दिया गया है, किस शेड्यूल में? शेड्यूल फर्स्ट। दूसरे शेड्यूल में क्या दी गई है ये चीज देख लीजिए, प्रोविजन रिलेटिंग टू इमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, सो ऑन, ठीक है ना। इतने सारे आपके किसके? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नर्स ऑफ स्टेट के, यानी सेकेंड शेड्यूल में दिए गए हैं किस तरीके से कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, कौन कौन से भत्ते मिलेंगे सर एमपी को, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स, इनको संविधान की तरफ से कौन कौन से वेतन भत्ते, सब सारी चीजें मिलेंगी। ये सब दी गई हैं किस शेड्यूल में? सेकेंड शेड्यूल में, जिसमें आपके प्रेसिडेंट इंडिया शामिल है, गवर्नर शामिल है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही इसको चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनकी सारी चीजें दी गई हुई हैं आपके इनवॉल्वमेंट्स, अलाउंसेस किस शेड्यूल में? सेकेंड शेड्यूल में। और कौन बचे? जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, सबके इनवॉल्वमेंट्स और अलाउंसेस, प्रिविलेज इसी शेड्यूल में दिया गया। किस शेड्यूल में? सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ गई? चलिए थर्ड शेड्यूल में आ जाते हैं। थर्ड शेड्यूल में दिया गया फॉर्म्स ऑफ ओएथ और अफर्मेशन, ठीक है ना। जो शपथ ग्रहण, शपथ वगैरह जो लोग लेते हैं उसकी चीजें दी गई हुई हैं थर्ड शेड्यूल में। कौन कौन से? द यूनियन मिनिस्टर्स जो होते हैं शपथ लेते हैं, कैसे लेंगे, क्या लेंगे, इन सबको किस शेड्यूल में रखा गया? थर्ड शेड्यूल में। कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जजेस, सीएजी आपके जो होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। तो इनकी कैसे आपकी ओथ यानी जो शपथ लेते हैं तो इसके कैसे प्रावधान है, कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या क्या सारी चीजें हैं, इन सब की बातें आपकी थर्ड शेड्यूल में दी गई, ठीक है ना। तो पीछे था आपका सेकेंड शेड्यूल जिसमें था कि इनवॉल्वमेंट्स, प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, फिर उसके पहले आपका था कि नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द यूटीज। थर्ड शेड्यूल में क्या है? फॉर्म ऑफ ओथ्स, ठीक है ना, यह शपथ के प्रकार है, कैसे किस तरीके से करना है। फोर्थ शेड्यूल में किस चीज का एलोकेशन किया गया? एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जो राज्यसभा की सीट्स होती हैं उसका कैसे एलोकेशन किया जाएगा, किस स्टेट में, उसकी जनसंख्या, इन सब के आधार में राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी, जैसे यूपी में, आपके हरियाणा में, पंजाब में, यूटीज में कितनी सीटें होंगी। तो ये सब सारी चीजें, कौन सी बातें किस में दी गई हैं? फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ शेड्यूल में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल में किसके रिलेटेड चीजें दी गई हैं? प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इनके बारे में दी गई है कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे क्या क्या कंट्रोल करना है, क्या क्या देखना है, उनसे रिलेटेड प्रोविजन से पूरा एक शेड्यूल आपका भरा पड़ा है। वो क्या है? फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। एग्जाम पूछ लेता है ना कि किस शेड्यूल मैच द फॉलोइंग, तो आपके मैच द फॉलोइंग में आ गया
तो इधर आपका शेड्यूल का बन जाएगा और आपका इधर प्रोविजन का बन जाएगा। शेड्यूल 4, शेड्यूल 3, शेड्यूल 6 इस तरह के आपको शेड्यूल दे देगा, इधर आपकी बातें देगा, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा। तो जब तक सारी चीजें पता नहीं रहेंगी तो आप कैसे करेंगे, तो ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो हमने फिफ्थ शेड्यूल देख लिया जो इसमें रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया, शेड्यूल टाइप्स के बारे में दिया गया है। सिक्स शेड्यूल में किसका प्रावधान है, क्या प्रोविजन है, तो प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो हमारा स्टेट है उसमें शेड्यूल एरिया का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करें, क्या करें, उससे रिलेटेड सारे प्रोविजन दिए गए हैं किस शेड्यूल में, सिक्स्थ शेड्यूल। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। सेवंथ शेड्यूल में क्या दिया गया ये बताइए। तो सेवंथ शेड्यूल में सारी चीजें दी गई है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ देयर लिस्ट। तो जैसे हमने पहले बताया था कि जो कानून, जो इश्यूज हैं, किस पे कौन कानून बनाएगा, किस पे सेंटर कानून बनाएगा, किस पे स्टेट कानून बनाएगा, इन सब की एक पूरी लिस्ट है। तो उस लिस्ट का वर्णन दिया गया है आपके किस शेड्यूल में, शेड्यूल 7 में। ठीक है ना, जो कि सबको बताया गया है कि स्टेट लिस्ट में कितने मुद्दे रहेंगे, आपके सेंट्रल लिस्ट में कितने मुद्दे रहेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट जो तीसरी लिस्ट थी उसमें कितने मुद्दे रहेंगे, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है ना, तो प्रेजेंटली यूनियन लिस्ट में टोटल आपके 100 सब्जेक्ट्स दिए गए हुए हैं। पहले 97 थे ओरिजिनली, बट अब 100 लिस्ट हो गए हैं, 100 चीजें हो गई हैं उसमें। स्टेट लिस्ट कंटेन 61 सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, अब 61 सब्जेक्ट हो गए हैं, पहले 66 थे, यानी हटा दिए गए हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में आपके 52 सब्जेक्ट हो गए हैं, जो कि पहले 47 सब्जेक्ट थे। ठीक है ना, तो ये एक लिस्ट है उसके अंदर का जो आपकी स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। ठीक है ना, तो ये किस शेड्यूल में आपके है, 7th शेड्यूल में। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े हम, तो 8th शेड्यूल आ गया आपका। तो 8th शेड्यूल में किसकी बातें दी गई हुई हैं, लैंग्वेज, जो हमारी भाषा है उसके बारे में सारी चीजें दी गई हैं। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल इट हैड ओनली 14, जो पहले संविधान में वर्णित वो थी लैंग्वेज थी, 14 लैंग्वेज थी, बट अब टोटल हो गई हैं 22 भाषाएं। ठीक है ना, जिसमें आपकी आसमीज है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ये सब आपकी भाषाएं हैं जो संविधान में दी गई हुई। जिसमें आगे दिया होगा सिंधी वॉज एडेड बाई द 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। समय के साथ जरूरत पड़ी तो सिंधी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज में जगह देना पड़ा, किस एक्ट के अंतर्गत, 1967। तो कोंकणी को, नेपाली एंड नेपाली को आपके 71st अमेंडमेंट 1992। फिर उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली ये सभी बाद में ऐड किए गए 92वें अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में। ठीक है ना, तो ये हमारा 8th शेड्यूल में सारी चीजें ऑफिशियल लैंग्वेज। एग्जाम में क्वेश्चन भी खूब बनता है, ऑफिशियल लैंग्वेज किस शेड्यूल में दी गई हुई है, तो आप बताओगे 8th शेड्यूल में दी गई है। ठीक है ना, अक्सर पूछता रहता है क्वेश्चन, तो ये भूलना नहीं चाहिए। आगे बढ़े, वेरी गुड। 9th शेड्यूल में एक्ट्स एंड रेगुलेशन आपके दिए गए हैं। स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म। ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म एंड जमींदारी सिस्टम। तो ये तरह समय के साथ साथ वो सारी चीजें, जैसे मैंने बताया था कि पहले जमीन पहले छोटे लोगों के पास जितना थी, बड़े लोगों के पास हो गई, समय के साथ चेंज करना पड़ा, तो जमींदारी सिस्टम आया, तो राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह बाद में हटा लिया गया। तो उसी के रिलेटेड कैसे तरह के लैंड रिफॉर्म्स होंगे, जमींदारी सिस्टम को अडॉप्ट करके कैसे फिर से लोकेशन होगा, तो ये सब सारी चीजें आपकी किस में दी गई हुई हैं, 9th शेड्यूल में। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट द 9th शेड्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th शेड्यूल में कौन सी चीजें दी गई हैं, अक्सर एग्जाम में पूछता है, एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान के किस शेड्यूल में दी गई हुई है, तो आप क्या बोलोगे, 10th शेड्यूल में दी गई हुई है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में वही सारी चीजें होती हैं, जब कोई दल बदलू कानून इसको कहते हैं, कि आप एक दल से दूसरे दल में, एक पार्टी से दूसरे पार्ट में जाओगे, तो इसे जानना तो कोई वो नहीं है, लेकिन उसमें देखा जाएगा कि गलत तरीके से अगर जा रहे हो तो आपके ऊपर वो लगा दिया जाएगा कि उसका वायलेशन आप कर रहे हो। तो ये सब सारे प्रावधान, उसकी मेंबर की सदस्यता रद्द कर दी जाती है अगर वो किसी गलत तरीके से आपका दल बदल रहा है, सारी चीजें हैं।
तो ये आपका प्रोविजन रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द, पहले नहीं था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, जिसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। अक्सर एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ तो किस शेड्यूल के अंतर्गत है आपका? 10th शेड्यूल, ध्यान में रखिएगा, 10th शेड्यूल के अंतर्गत। ठीक, आगे बढ़े, इतना तैयार हो गया। 11th एंड 12th शेड्यूल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। तो जैसे पार्ट में पूछ लेता है कि ये पंचायत राज और म्यूनिसिपैलिटी किस पार्ट में है, तो आपका उसी तरीके से शेड्यूल भी पूछ लेता है कि शेड्यूल में चीजें दी गई हुई हैं। तो 11th शेड्यूल में दी गई हुई है क्या, इसमें पूरी तरीके से स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत, यानी पंचायत की पावर क्या क्या होंगी, ग्राम सभा लेवल पे, ग्राम परिषद लेवल पे, उसकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें दी गई हुई हैं। इसमें कितने मैटर्स हैं, कितने मैटर्स हैं? टोटल 29 मैटर्स दिए गए हुए हैं। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका पंचायत की व्यवस्था आई, तो आप बताओगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा, अगला टॉपिक, अगला शेड्यूल जो आपका है 12th शेड्यूल। 12वें शेड्यूल के अंतर्गत, जैसे 11th शेड्यूल के अंतर्गत पंचायत के स्पेसिफाई किया गया था पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसी तरह 12th शेड्यूल में दिया गया है म्यूनिसिपैलिटी के पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जैसे इसमें 29 सब्जेक्ट थे, 29 मैटर्स थे, इसमें टोटल म्यूनिसिपैलिटी में 18 मैटर्स हैं। और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि म्यूनिसिपैलिटी किस एक्ट के अंतर्गत ऐड हुआ संविधान में, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, पंचायत 73rd अमेंडमेंट 1992। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा एक तरीके से लिस्ट थी जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। क्या क्या थी आपकी, कि हमने क्या क्या देखा, पार्ट्स देखे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स, शेड्यूल को देख लिया और किस आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है ना। तो अब आगे आने वाले समय में क्या होना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो अक्सर घुमा फिरा के सारी चीजें, जैसे जैसे मैंने बोला कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको बार बार रिवाइज करेंगे, सब आपके जुबान पे रट जाएंगे और काफी दिनों तक आपको याद रहेंगी। जब तक आप लक्ष्य पाने जाओगे, लक्ष्य के बाद भी याद रहेंगी, तो आप पढ़ेंगे, आगे चल के लोगों को बताएंगे, अपने जीवन में सारी चीजों को गेन करके रखेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अब इसके आने वाले लेक्चर्स में आपके नया टॉपिक होगा, साथ साथ देखेंगे क्वेश्चंस को भी ऐड कर देंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो जितने नंबर आप क्वेश्चन बनने की संभावना थी वो कर लिए, बाद में हम फिर कभी इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं, बनते आए हैं, उन पे चर्चा कर लेंगे। तब तक आप इन सब सारी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा और फिर आगे बढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।